नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम बात करने वाले हैं वह आप सबों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। टॉपिक देखिए, सबसे पहले क्या है, क्या बदलेगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भर्ती प्रक्रिया। तो यह मुद्दा जो अब है उन सबों के लिए जरूरी हो जाता है जो अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या वे सभी साथी जो आने वाले समय में यूपीएससी में आना चाहते हैं। उनके लिए भी ज़रूरी है जिनके बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, साथ ही जो नीति निर्माता जो हैं, जो यूपीएससी की व्यवस्था को देखते हैं, आयोग के लोग हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल से देखेंगे कि आखिर क्या बात की गई है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, यूपीएससी में सुधार की बात तो लंबे समय से कही जा रही है। सुधार कहने का मतलब है चयन प्रक्रिया में सुधार की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यदि आप यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग को देखेंगे तो बहुत डिटेल से इस पे कई आर्टिकल हर न्यूज़पेपर ने अपने अपने अंदाज में लिखा है। यहाँ पर क्या बदलेगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भर्ती प्रक्रिया, यहाँ से अब हमारा काम शुरू होता है संसदीय समिति। देखिए, जब कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की बात यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे संसदीय समिति की बात की गई है तो पॉलिटी पढ़ते हुए, संसदीय व्यवस्था पढ़ते हुए आप संसदीय समिति के बारे में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह टॉपिक अब बहुत जरूरी हो जाएगा। तो संसदीय समिति को आपको तैयार करना है, पढ़ लेना है। संसदीय समिति बोली, आईएएस आईपीएस बनने के लालच में अन्य पेशों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब अन्य पेशा क्या हो सकता है, लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग अब चाह रहे हैं क्या, वो सिविल सर्विसेज में आ जाए, क्योंकि एक अच्छी सर्विस है। अगर जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें तो निश्चित तौर में सभी नौकरियों से तो बेहतर है ही, यहाँ काम करने का अवसर तो बेहतर मिलता ही है, साथ ही इसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह बहुत अधिक हो जाती है और अधिकार भी है, पावर है इस पोस्ट के साथ में, तो लोग यहाँ से जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन अब युवा अगर इधर ही अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अन्य पेशा जो है, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल का फील्ड हो गया, सीए जैसे हो गया, अब इन सभी पेशाओं पर बुरा प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता दिखेगा। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, किसी देश की बौद्धिक व्यवस्था को चलाने के लिए हर तरह के पेशों के लिए उत्कृष्ट लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अधिकांशतः लोग जो है अन्य पेशा को चयन करने के बाद वापस से आ जाते हैं यूपीएससी की तरफ और फिर बाकी पेशा जो है वह खाली रह जाता है, तो उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को लेकर के संसदीय समिति बनाई गई थी और वह लंबे समय से इस प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस पर हम अब डिटेल से देखेंगे। देखिए, प्रमुख बिंदु पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर विभाग संबंधित संसद की अस्थाई समिति की बात यहाँ की गई है। हम बात करेंगे अस्थाई समिति पर, आप थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए, उस पर हम आएंगे। तो संसद की अस्थाई समिति की जो बात की गई उसके अध्यक्ष कौन है, सुशील मोदी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो यह जो है इस समिति के अभी अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कामकाज पर अभी जो है 131वीं रिपोर्ट सौंपी गई है। उसी रिपोर्ट के अंतर्गत बहुत सारे बातें की गई है, बहुत तरह की समस्याएं बताई गई है, कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। यूपीएससी से भी पूछा गया है, आयोग से, कि आप क्या बदलाव कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं व्यवहारिक रूप में आ रही है, यह भी इस समिति ने सुझाया है। तो इस समिति ने कहा है कि सिविल सेवाओं में 70% से अधिक भर्तियां जो है टेक्निकल स्ट्रीम के लोगों का हो जाता है। यहाँ टेक्निकल स्ट्रीम कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जैसे आ गए, या फिर मेडिकल से आ गए कोई, या फिर जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह आ गए, कहीं न कहीं टेक्निकल या विशेषज्ञ लोग जो हैं वह यूपीएससी में आ रहे हैं। और यह समिति कह रही है कि यूपीएससी में कुल चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनका 70% संख्या जो है वह टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों का ही है। कहने का मतलब जो है, अब इस तरह के पेशे से यदि लोग जो है यूपीएससी की तरफ आएंगे तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। अब सिविल सेवाओं के लिए पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर पुनर्विचार करने का
भी निर्देश दिया गया है, सुझाव दिया गया है। समिति का कहना है कि यही सही समय है जब यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पर अच्छे से तैयारी कर ली जाए और बदलाव की गुंजाइश है तो उसे समय रहते हुए बदलाव किया जाए। और बदलाव क्या कर रही है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग इसके लिए क्या कदम उठा रही है? समिति ने उनसे भी पूछा है कि आप तो समय को भांप ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि हर साल आप रिपोर्ट दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदया को, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? आपको भी नजर आ रहा है कि ट्रेनिंग में, इनका यह भी कहना है कि ट्रेनिंग में मसूरी जो लोग आईएएस बन के जाते हैं वह तो वहां ट्रेनिंग में रह जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग करने जाते हैं, आईआरएस की ट्रेनिंग करने जाते हैं, वहां देखा जा रहा है कि वो लोग वापस से फिर से आ जा रहे हैं। ये एक अलग तरह की समस्या है और निरंतर बनी हुई समस्या है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये सभी चीजें विस्तार से इस रिपोर्ट में दिया गया है। इनका यह भी कहना है कि देखिए, लोक सेवक जो होता है वह लोक सेवक सरकार और आम आदमी के बीच का एक सेतु होता है, एक कड़ी होता है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं हैं, और यहां पर जो सिटीजन है इसके बीच की एक कड़ी जो होगा वह ब्यूरोक्रेट्स होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो जन कल्याण की योजनाएं लागू की गई है, नीति निर्माण किया गया है, उसका यहां तक सही रूप से वह प्रसारित हो सके, इसके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जरूरत होती है। अब यहां पर जो लोग होने चाहिए वह निश्चित तौर पर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें जमीनी स्तर की जानकारी हो सके, वह यह जानते हो कि पंचायत स्तर पर लोगों की क्या समस्या है, किस गांव में किस तरह की समस्याएं हैं, ठीक है। अगर खेती बाड़ी की संबंधित बातें हो रही है तो मानसून के आ जाने से किस क्षेत्र के लोगों के खेत पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, यह निश्चित तौर पर लोक सेवक को पता होना चाहिए। तभी उसके साथ वह न्याय कर पाएंगे, निश्चित तौर पर वहां बेहतर काम कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी होगा कि वो उनमें मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण होना चाहिए, जो कि अभी कहा जा रहा है कि जो नए चयनित अभ्यर्थी आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें इन सब चीजों की कमी देखी जा रही है। और इनका यह भी कहना है कि जो अभी वर्तमान में जो लोक सेवक आप चुन करके भेज रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस चुन करके भेज रहे हैं, वह जो है वह बहुत उनमें गुणवत्ता नहीं है। कैसे? तो पहले जो लोग चयन होकर के आते थे उनके मुकाबले कानूनी रूप से बहुत अधिक कुशल नहीं है। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, कानूनी रूप से कुशल नहीं है कहने का तात्पर्य है कि निश्चित तौर पे ये लोग अधिकांशतः, जैसा कि कहा कि टेक्निकल बैकग्राउंड, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कानूनी विशेषज्ञता इनके अंदर नहीं आएगी। तो जब यहां पर जमीनी काम करने जाएंगे तो वहां पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां होने की संभावना इनसे बनी रह जाएगी, यह समिति का कहना है। और जबकि काम है एक आईएएस ऑफिसर का, किस तरह का काम है? लोगों के बीच रह करके उसकी समस्याओं को सुनना, सरकार के कामकाज को उन तक पहुंचाना और उनका फीडबैक लेकर के फिर नीति निर्माता जो है उन तक पहुंचाना, ताकि यह चक्र जो है बेहतर रूप से चलता जाए और भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़े। अब यहां पर क्या है कि क्यों होना चाहिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, इसकी बात की गई है। यहां पर जैसा कि मैंने पहले कहा, बार बार इस समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि टेक्निकल बैकग्राउंड में भी ज्यादातर लोग जो हैं वह इंजीनियरिंग या मेडिकल से आ रहे हैं, दो बैकग्राउंड पे इनका ज्यादा जोर है। अब जब इंजीनियरिंग और मेडिकल से लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर एक तो देश में डॉक्टरों की बहुत अधिक कमी बनी हुई है यदि आबादी के मुकाबले देखें तो। और फिर अगर डॉक्टर एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद यदि आ जाते हैं यूपीएससी करने, तो वहां पर जो टैलेंट है एमबीबीएस का, उनका जो काम है, विशेषज्ञता है, उसकी और कमी रह जाएगी। इसी तरह अगर इंजीनियर्स के संदर्भ में देखें तो अच्छे इंजीनियर्स लगातार नहीं मिलते आ रहे हैं। ये बहुत सारे बिग टेक कंपनीज जो हैं भारत की, वह भी लगातार बताती रही है। और सिविल सेवक बनने के लालच में क्या हो जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, लंबे समय तक रहते हैं और फिर इन सभी सर्विसेज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी फील्ड हो, देश के विकास के लिए सभी क्षेत्रों का आगे बढ़ना जरूरी है। निश्चित तौर पर
यूपीएससी एक ऐसा सर्विस माना जाता है जिसमें कहते हैं कि आप रातों रात स्टार बन जाते हैं, आपका पूरा क्लास चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समिति का कहना है कि लोग इसके लालच में पड़ते हैं, जो युवा हैं वह इस तरह का जीवन ढूंढ रहे हैं और इसके वजह से वह जिस भी पेशा का चयन उन्होंने पहले किया था उसको वह छोड़ देते हैं और फिर वहां पर जो है कहीं न कहीं वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसके वजह से पूरी जो विकास की प्रक्रिया है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक नजर देखते हैं कि यूपीएससी जो कह रही है कि सिविल सेवा परीक्षा में इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का बोलबाला है, ये यूपीएससी के रिपोर्ट में भी आता रहा है। कई जो सिविल सेवक देखेंगे उनका आप यूट्यूब चैनल वगैरह देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब वो ट्रेनिंग में गए थे तो उस ट्रेनिंग में कई लोगों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए हों जब मसूरी में उनकी ट्रेनिंग होती है लवासना में। तो कहने का तात्पर्य है कि एक नज़र हम डालते हैं कि ईयर वाइज देख लेते हैं कि क्या ये समिति का रिपोर्ट है, ठीक ना। ये जो समिति दी है 131वां रिपोर्ट उसकी बातें की गई है। सिविल सेवा परीक्षा 2020 में कुल जो है 833 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। अब 833 अभ्यर्थी में 541 अभ्यर्थी हैं वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है। ध्यान देना है 833 में से 541 बहुत बड़ी तादाद है और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। परसेंटेज में देखें तो 65% जो है उस बार केवल इंजीनियर्स का ही चयन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हो गया था और 33 अभ्यर्थी जो यहाँ पर आते हैं वह चिकित्सा पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि मेडिकल डॉक्टर हैं वो, तो ये 4% हो गया। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 69% तो इंजीनियर और मेडिकल ही ले गए। ठीक है, अब इस चीज को आप समझ लीजिए। यहाँ पर अगर 2019 की बात करें, एक साल और पीछे चले यूपीएससी 2019 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो 922 अभ्यर्थी का चयन हुआ था, फाइनल लिस्ट में उनका नाम आया, जिसमें से 582 अभ्यर्थी जो हैं वह अकेले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। अब ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इस बार भी 63 पर जाकर के मामला रुकता है, 65 और यहाँ देखिए 63। अब मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डॉक्टर चयन होकर के आते हैं उनकी संख्या जो है 56 रहता है यहाँ पर, और यह तकरीबन 6% है। तो लगभग वही आंकड़ा है जो कि कुल मिलाकर के चयनित अभ्यर्थियों का तकरीबन 70% तक आंकड़ा पहुंच जाता है। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बाकी जो दूसरे बैकग्राउंड के छात्र हैं उन पर कहीं न कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। समिति ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उस सुझाव पर बात करें तो इन्होंने कहा कि देखिए यूपीएससी से कि आपका जो ये चयन का प्रक्रिया है ना वह काफी लंबा हो जाता है, वह तकरीबन 1 साल तक चलता है, इसमें समय बहुत लगता है। अब इतने बड़ी लंबी प्रक्रिया में क्या होता है कि खर्च बहुत अधिक आता है और दूसरा मानव संसाधन का भी नुकसान हो जाता है भर्ती परीक्षा के लिए। इसीलिए आप इस समय का जो चक्र है उसे आप छोटा कर दीजिए। हालांकि इस समिति ने पहले सुझाव दिया था कि आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि 6 महीना के अंदर पूरा तरह से सिलेक्शन आपका हो जाए। अभी आप देखेंगे तो फेब में क्या होता है, फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और तकरीबन अब मई में एग्जाम होने लगा है, ठीक है। और अगले साल यहाँ पर देखेंगे तो सितंबर में मेंस होता है, यहाँ पर मई में प्रीलिम्स हो गया, यहाँ मेंस हो गया, और फिर कहीं न कहीं जाकर के यहाँ जनवरी लास्ट और फरवरी में जाकर के आपका इंटरव्यू होता है और रिजल्ट जो इसका निकलता है वह तकरीबन इस बार भी देखें तो वह मई के लास्ट वीक तक जाकर के रुका। आप देखिए यहाँ पर फरवरी से स्टार्ट हुआ था यह प्रक्रिया और नेक्स्ट ईयर मई तक जाकर के समाप्त होता है। तो 1 साल से भी लंबी अवधि इसमें पूरी लग जाती है। यही इनका कहना है कि इतनी लंबी अवधि अगर आप एक एग्जाम के चयन प्रक्रिया में लगाएंगे तो खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही मानव संसाधन का भी नुकसान होगा। तो आप क्या कर लीजिए कि 6 महीना का शेड्यूल जारी कीजिए कि 6 महीना में ये सारा काम आप करवा लेंगे। हाँ, हो सके इसमें इन्होंने कहा क्या कहा कि प्रीलिम्स देते हैं, ये इंतजार करते रहते हैं, नहीं होता है वापस से दे देते हैं। तो युवा का जो एक क्रीम एज होता है 21 साल से 30 साल, देखा गया है कि इसी आयु सीमा के अधिकांशतः लोग जो हैं यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि लोग जो है साल में 2 बार एग्जाम दे सके, यानी कि हर 6 महीना पर आप एक एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। यूपीएससी से
कहा गया है ये पहले, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज और संसाधन का बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं यूपीएससी से, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवा लीजिए। ये लंबे समय से यूपीएससी को सुझाव दिया जा रहा है, हालांकि अभी तक यूपीएससी नहीं कर पाई। आप देखेंगे बाकी जितने भी नेट यूजीसी का एग्जाम देखेंगे, सीयूईटी जो हुआ है, ये भी सब जो है कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है कि यदि आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा कर लेते हैं तो बहुत जल्द आप प्रीलिम्स का रिजल्ट दे देंगे। हो सकता है प्रीलिम्स लें आप और 10 दिन बाद रिजल्ट दे दें, आप 5 दिन बाद रिजल्ट दे दें। तो ये सब सुझाव यूपीएससी को दिया गया है समिति के द्वारा। प्रशिक्षण की बात भी की गई है, समिति ने बहुत डिटेल से रिपोर्ट दिया है और संभव है कि सरकार इन सब चीजों को लेकर के बहुत गंभीरता भी दिखाए। तो इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यूपीएससी की जो चयन प्रक्रिया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के, उसमें बड़े स्तर में बदलाव देखा जा सकता है। यहां पर प्रशिक्षण को लेकर के अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी भी मुद्दे के प्रति जो सिविल सेवक हैं उसमें अधिक मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि वह जमीनी व्यक्ति हो, तभी जाकर के वो जन कल्याण का कार्य कर पाएंगे। और कानून व्यवस्था की कठिन स्थितियों में काम करने की उनको ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि आज देखिए समय के साथ क्या हो रहा है, नए तरह के क्राइम उभर के आ रहे हैं। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है, सेक्सटॉर्शन का बहुत केस बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की व्यवस्था हो कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए इनकी पर्याप्त ट्रेनिंग हो। अब यहां पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं उस रिपोर्ट वगैरह की, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि संसदीय समिति पर हम बात करेंगे। तो संसदीय समिति आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि संसदीय समिति ने इसने यूपीएससी से ही प्रश्न किया है और यूपीएससी आपसे प्रश्न कर सकती है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। अब संसदीय समिति होता क्या है, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए। चीजों को यदि आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन कम करने पर भी चीजें आपको याद रहेगी। संसदीय समिति, अब यहां पर ध्यान रखना है कि संसद में कौन बैठेगा, तो संसद में वही होता है ना जो सांसद होते हैं, ठीक है। और समिति फिर किसका होगा, तो सांसदों का होगा। तो सांसदों का एक समूह जो होगा उसे संसदीय समिति कहेंगे, ठीक है। मोटा मोटी एकदम समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में, संसद में सांसद बैठते हैं, तो उन्हीं सांसदों का समूह होगा। अच्छा, संसदीय समिति कई तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पॉलिटी में आपको डिटेल से पढ़ाया गया होगा। तो इस सांसदों का एक समूह होगा, उसे संसदीय समिति कहा जाएगा। अब ये सदन द्वारा नियुक्ति या इनका निर्वाचन होता है, ये नियुक्त होते हैं या तो सदन के द्वारा या फिर इनका निर्वाचन भी किया जाता है। ये इसमें जो भूमिका होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की या फिर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके द्वारा ये नामित भी किए जाते हैं, ठीक है। यहां पर समझ लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के निर्देशन में ही इनका कामकाज भी चलता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है, जैसे समिति बन गई तो किसी, मान लीजिए एक तो अस्थायी हो गई और एक किसी विशेष मुद्दे को लेकर के काम करती रही, तो रिपोर्ट जब तैयार हो गया तो वो अपनी रिपोर्ट जो है सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति के समक्ष वो प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए कि दो तरह की समिति होगी, एक तो अस्थायी समिति हो गई और दूसरा तदर्थ समिति हो गया, दो भागों में विभाजन हो गया। अस्थायी समिति कहने का मतलब है यह अस्थायी रूप से कार्य करती है, इसकी प्रकृति ही अस्थायी होती है, जैसा कि नाम से भी आप देख रहे होंगे, और निरंतरता के आधार पर इनका काम होता है। तदर्थ कहने का मतलब है कि यह अपने प्रकृति में अस्थायी होती है और इन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मणिपुर हिंसा हुआ, अब यदि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें लग रहा है या सदन को लग रहा है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक, या फिर उन्हें रिपोर्ट एक चाहिए, जांच करके एक रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक तदर्थ समिति के तहत एक समिति बना दिया जिसको मणिपुर हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी कि 10 सांसद आप है, उन्हें नामित कर दिया, आप चाहिए रिपोर्ट लेकर के हमें दीजिए सदन के सम्मुख। तो इसके लिए वो अस्थायी प्रकृति की हो जाएगी, मणिपुर हिंसा पर उनका काम खत्म होगा, वो समिति भंग हो जाएगी। यही कहने का मतलब हुआ तदर्थ समिति के तहत, और ये किसी विशेष उद्देश्य से गठित की जाती है जिसकी चर्चा हमने कर ली है।
है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या सब बदलाव देखने को मिला है। आप इस चीज को समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि संभव है आगे भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। 2011 से हम मोटा मोटी लेकर के बात चलते हैं, क्योंकि 2011 से काफी परिवर्तन देखने को मिला था। अगर हम जानते हैं, देखिए यहां पर हम जानते हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ये आप जानते हैं। पूरी प्रक्रिया जैसा मैंने फरवरी से करके आपको मई तक दिखाया चयन का, वो भी आप समझ गए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जो होता था 2011 में, उसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 के रूप में सीसेट की उस समय से शुरुआत कर दी गई, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की शुरुआत की गई। इससे पहले जो होता था, पहले भी ऐसा होता था कि प्रीलिम्स तो हमेशा रहा है, तो प्रीलिम्स में पहले जीएस के 2 पेपर होते थे। एक तो सभी के लिए कॉमन हो गया, दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी है ना, वो पहले एक आपको रखना पड़ता था, प्रीलिम्स में भी आपको चूज करना पड़ता था और वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही उसका एग्जाम होता था। ठीक है, 2011 से क्या कर दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होगा, एक जीएस का 1 होगा जो कि सबके लिए कॉमन है, जीएस 2 भी सबके लिए कॉमन है, बस ध्यान रखना है वह सीसेट हो जाएगा। और वहां पर उस समय 2011 में सीसेट का अंक जो है वह मेरिट में जुड़ता था, कटअप उसके हिसाब से तैयार होता था। यहां पर सीसेट होने से यहां देखा गया कि इसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्न रहे, तो टेक्निकल स्ट्रीम के जो बच्चे रहे, अभ्यर्थी रहे, उनको फायदा हुआ, क्योंकि मेरिट में सीसेट का मार्क्स ऐड होता था। इसीलिए 2011 में बहुत बड़े स्तर पर देश भर में आंदोलन हुआ। पूरा मुखर्जी नगर आपको देखेंगे, यहां पर जो राजेंद्र नगर, लंबे आंदोलन, लंबे समय तक आंदोलन चला, अभ्यर्थी सड़कों पर रहे और इनकी मांग थी कि सीसेट का जो है इसको आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि यह टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को फायदा दे रहा है। और उस समय यह देखा भी गया कि चूंकि मेरिट दोनों को जोड़ करके बनता था, तो बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर ऐसे रहे जिनको जीएस की बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन सीसेट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए और उसकी बदौलत ही वह प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। तो यह जो समस्या है उस समय बनी। 2013 में फिर बदलाव किया गया और 2013 में क्या किया कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, उसकी संख्या 1 कर दी, लेकिन यह एक सब्जेक्ट का 2 पेपर कर दिया गया। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 मान लेते हैं, 2 ऑप्शनल होता था, कोई व्यक्ति एक हिस्ट्री रखा, एक ज्योग्राफी रखा। अब किसी ने एक हिस्ट्री रखा तो इसी के 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, 250 मार्क्स का अभी चलता है, तो 500 मार्क्स का आपका पूरा ऑप्शनल हो गया। तो इस तरह से अब होता है। यहां पर देखिए समान अध्ययन का जो पेपर है उसकी संख्या 2 से बढ़ा करके 4 कर दिया गया है, जो कि अभी होता है, यानी कि 250 गुना 4, तो 1000 मार्क्स का जो अभी आपका पूरा जीएस का पेपर होता है। यहां पर जो अभी आप पढ़ते हैं इथिक्स का, यहां पर निबंध में भी परिवर्तन किया गया और निबंध के लिए अंक जो है 200 का हुआ करता था, इसको बढ़ा करके 250 मार्क्स का कर दिया गया। फिर 2015 में भी परिवर्तन 2 साल बाद ही किया गया। मैंने कहा सीसेट का आंदोलन चल रहा था, वहां पर क्या कर दिया गया कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर 2 था सीसेट वाला, इसको क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। जैसे सरकार बदली 2014 में, इन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे, इन्होंने क्या किया, सीसेट को मेरिट लिस्ट से हटा दिया कि चलिए अब उसका अंक नहीं ऐड होगा, उसके आधार पे कटअप नहीं बनेगा, लेकिन आपको सीसेट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब क्वालिफाई करना पड़ेगा तो कितना अंक, तो 200 अंक का होता है, इसमें कम से कम आप 33% मार्क्स ला लीजिए, तो 200 का 33% कितना हुआ, 66 नंबर हुआ, 66 मार्क्स। तो इतना आपको सीसेट पास करने के लिए लाना पड़ेगा। अभी भी देख रहे हैं इस बार जो है यूपीएससी ने फिर से पैटर्न चेंज किया। हालांकि इस बार पैटर्न कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि चयन प्रक्रिया में हुआ है, लेकिन इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है वो प्रश्नों का पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार यूपीएससी ने प्रश्न पे तो मेहनत किया ही है, साथ ही साथ प्रश्न के साथ जो विकल्प दिया होता है, ऑप्शन दिया होता है, उस पर काफी मेहनत किया गया है। दूसरी बात है कि इस बार सीसेट के पेपर में भी पिछले 2-3 साल से हालांकि लगातार परिवर्तन आ रहा था, लेकिन इस बार सीसेट के पेपर का
जो लेवल है कठिनाई का वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो इसको लेकर के भी आप देखेंगे कई सारी याचिकाएं जो है विभिन्न कोर्टों में दायर किया गया था। तो यही सभी मुद्दा है। संभव है कि ये समिति जो सुझाव यूपीएससी को दी है, सदन के समक्ष रखा है, जो मांग रखी है, जो समस्याएं बताई है, जो सुझाव दिया गया है, आने वाले समय पर इस पर काम हो सकता है। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए और यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की जो भी डिमांड हो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। आज एक ऑप्शनल कर दिया, उसका 2 पेपर है, कल को हो सकता है कुछ और कर दे, कल को हो सकता है एक लॉ का पेपर और जीएस का ऐड कर दे। जो भी करना हो, जब सिलेक्शन लेना है तो इन सब चीजों से बहुत घबराना नहीं है। जो भी यूपीएससी डिमांड करना है, 1-2 महीना एक्स्ट्रा समय देकर उसे पढ़ लेना है, ठीक है। तो असली अभ्यर्थी की पहचान जो है यही होता है। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है और इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा सही है। पुछल्ले शब्द पे ध्यान देना है। देखिए, संसदीय समितियां अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। प्रतिवेदन का मतलब हुआ रिपोर्ट जो तैयार करेगी। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, यह निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं। 3 स्टेटमेंट है, उसके आधार पे A, B, C, D ये 4 विकल्प दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोग, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं हर प्रश्न का। पिछले वीडियो में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, जैसे कि रोहित हैं, गौतम और प्राची, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने सही जवाब दिया है। इसका मतलब है कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत बेहतर चल रही है। तो इस बार के इस वीडियो में संसदीय समिति पर फोकस कीजिए, यह आपका होमवर्क रहा। और जो भी कोई टॉपिक और आपको लगता हो किस पर बात की जानी चाहिए आप लिख भेजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।